7 अक्टूबर 2023 किब्बतूज रईम, इजराइल। गाजा पट्टी से 5 किलोमीटर दूर इस सुनसान रेगिस्तान में आज सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। फेस्टिवल में करीब 4000 नौजवान इकट्ठा हुए थे और किसी को भी कोई होश नहीं था कि ट्रांस म्यूजिक पे झूमते हुए कब रात से सुबह हो चुकी है। इस मस्ती में सभी एक बात से बेखबर थे कि ऐसा तूफान आने वाला था जो इनके होश भी उड़ा देगा और इनके घर वालों की नींद भी। अब सुबह के करीब 7 बजने को आए थे और अचानक बहुत जोर की आवाजों के साथ आसमान में कुछ दिखाई देने लगता है। म्यूजिक के नशे में झूल रहा हर इंसान आसमान को घूरकर देखने लगता है। कुछ देर घूरने के बाद इनको समझ आता है ये गाजा से इनकी तरफ आ रहे रॉकेट्स हैं और ये देख सबका नशा एक झटके में उतर जाता है। रॉकेट्स को देख अभी सबका दिल घबराया ही था कि उन्हें हमास के आतंकियों से भरे ट्रक्स भी उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। सब अपनी जान बचा भागते। उससे पहले ये आतंकवादी बिना निशाना साधे आंख बंद करके गोलियों की बौछार कर देते हैं। देखते ही देखते 260 लोग बेरहमी से मर जाते हैं और कुछ लोगों को ये आतंकवादी बंदी बना अपने साथ ले जाते हैं। जहां देखने में ये सब तबाही का अंत लग रहा था, वहीं असल में ये शुरुआत थी, क्योंकि इजराइल में अलग अलग जगहों पे ऐसे ही 3800 आतंकवादी घुस चुके थे। बच्चे हो या बूढ़े, औरत हो या आदमी, ये सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे थे। लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जला रहे थे, औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, पुलिस वालों और फौजियों के शरीर के टुकड़े कर रहे थे। इसी तरह करीब 1200 लोग मर जाते हैं, 7500 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी होते हैं और 250 से ज्यादा को बंदी बनाकर गाजा ले जाया जाता है। दोस्तों, इन हमलों को प्लान करने वाले लोगों में से एक इस्माइल हानिये है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों इजराइल इन लोगों में से सबसे पहले हानिये को मौत के घाट उतारेगा। हम जानेंगे आखिर कैसे मोसाद अपने दुश्मन देश ईरान में हानिये को मारेगा। साथ ही ये भी जानेंगे क्यों मोसाद को हानिये को मारने का ऑपरेशन खारिज भी करना पड़ता है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन तेल अवीव। हमास के इस सरप्राइज अटैक ने इजराइल में आम नागरिक से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको हिला के रख दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फैसला कर लेते हैं कि वो इस बार हमास की कमर तोड़ने तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इसी कारण वो हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं और तुरंत ही हाई लेवल मीटिंग बुला लेते हैं। मीटिंग में मोसाद चीफ डेविड बार्निया, आर्मी चीफ हेरजी हलेवी, शिन बेत हेड, रोनेन बार और कई सीनियर नेता मौजूद थे। मीटिंग बुलाने के पीछे नेतन्याहू का इरादा साफ था कि जिसने भी 7 अक्टूबर वाले नरसंहार को प्लान किया है उनको जहन्नुम का दरवाजा देखना होगा। मीटिंग शुरू होते ही सब अपने अपने तर्क देने लगते हैं और कई देर की चर्चा के बाद इस अटैक को अंजाम देने वाले 3 लोगों के नाम सामने आते हैं, दीफ, यहया सिनवर और इस्माइल हानिये। कुछ देर और चर्चा चलती है, जिसके बाद फैसला लिया जाता है कि सबसे पहले हानिये को मौत के घाट उतारा जाएगा। ऐसा फैसला क्यों लिया गया? उसके लिए हमें हानिये की आम नागरिक से हमास का सबसे इम्पोर्टेंट आतंकवादी बनने तक के सफर पे नजर डालनी होगी। हानिये का जन्म गाजा पट्टी के एक रेफ्यूजी कैंप में हुआ था और 1987 में हमास की शुरुआत से ही वो उसके साथ जुड़ गया था। हमास शुरुआत से ही बंदूक के जोर पे इजराइल के खात्मे और पैलेस्टाइन को अलग देश बनाने के इरादे रखती थी। आज हमास में करीब 25,000 लड़ाकू भर्ती हैं और इजराइल पे आए दिन रॉकेट हमले यही करते हैं। हानिये हमास के साथ जुड़ा होने के कारण शुरुआत के कुछ साल इजरायली जेलों में गुजारता है, लेकिन 1997 में सब कुछ बदल जाता है। दरअसल हमास के फाउंडर यासिन को इजराइल जेल से छोड़ दिया जाता है और उनके ऑफिस को संभालने के लिए हानिये को चुना जाता है। यासिन के इतने करीब रहने से साल दर साल हानिये हमास में अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है। इसी के चलते साल 2006 में वो पैलेस्टीन के इलेक्शंस में हिस्सा लेता है और विरोधी पार्टी फताह को हराकर 29 मार्च 2006 को प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। लेकिन जून 2007 में गाजा पट्टी की पॉलिटिक्स में अजीब ही उथल पुथल मच जाती है। हमास और फताह के बीच हिंसा भरी लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके चलते पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट अब्बास प्रेसिडेंशियल रूल घोषित कर देता है। इसके बावजूद भी हानिये कुर्सी से नीचे नहीं उतरता है और गाजा पे कब्जा बनाए रखता है।
2007 से लेकर 2014 तक हनिये के नेतृत्व में इजराइल पे होने वाले रॉकेट हमलों ने एक अलग ही गति पकड़ ली। अब रॉकेट्स गाजा से इजराइल के मुख्य शहर तेल अवीव और जेरूसलम तक पहुंचने लगे थे। इजराइल ने भी इनका बढ़ चढ़ के जवाब दिया, जिस कारण दोनों तरफ आम नागरिकों का भारी नुकसान हुआ। साल 2014 में हनिये प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देता है और 2016 में वो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का हेड बना दिया जाता है। यह हमास का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था, क्योंकि हमास के दुनिया भर के नेताओं से संपर्क साधने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट की थी। हनिये को 2018 में अमेरिका टेररिस्ट घोषित कर देती है और 7 अक्टूबर वाले अटैक के बाद हनिये साफ कहता है कि एक भी इजरायली को तो तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती। कुछ इन कारणों से हनिये इजराइल के पहले टारगेट के रूप में चुना जाता है। अगर वीडियो में आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ऐसी और वीडियोस आपकी फीड में लगातार आती रहें, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मई 2024 ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक ब्रांच अंसर अल महदी के एक कर्मचारी के फोन पर एक एनक्रिप्टेड मैसेज फ्लैश होता है। वो मैसेज खोलता है तो उसमें ईरान के एक होटल का एड्रेस दिख रहा था। ऐसे गुप्त तरीके से मैसेज देख वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी उस होटल में पहुंच जाता है। उसे वहां बैठे कुछ देर ही हुई थी कि वेटर उसके सामने रखी मेज पे एक पर्ची रख के जाता है। पर्ची में और कुछ नहीं बल्कि एक और जगह का पता होता है। बस ये आदमी थोड़ा और घबराता है, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ पेचीदा देख उसकी उत्सुकता भी बढ़ने लगती है। वो इस नए पते पे भी पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, जो उसे बताता है कि तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, जिसके बदले में बहुत सारा पैसा और यूरोप में परिवार के साथ सेटल करवा दिया जाएगा। ईरान में एक मिडिल क्लास कर्मचारी से यूरोप में अमीर आदमी बनने का सपना इस आदमी की देशभक्ति को एक झटके में खरीद लेता है और ये तुरंत मान जाता है। इसी तरह इसके ही साथी कर्मचारी को भी मना लिया जाता है और ये लोग अनजाने में ही सही लेकिन मोसाद के लिए काम करने को मान गए थे। अब सवाल ये है कि सिर्फ इन्हें ही क्यों चुना गया था। दरअसल ग्रेटर तेहरान में ईरानियन प्रेसिडेंट के ऑफिशियल रेजिडेंस के पास एक सादाबाद कॉम्प्लेक्स नाम से इलाका है, जिसमें एक गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में ईरान आने वाले सभी महत्वपूर्ण मेहमान रुकते हैं। मोसाद ने जिन दोनों कर्मचारियों को अपनी तरफ किया था, उनकी जिम्मेदारी इस गेस्ट हाउस में आने वाले मेहमानों को महफूज रखने की थी। बस इस बात का फायदा अब मोसाद उठाने वाली थी। इन दोनों को इनका काम समझा दिया जाता है और उसी के हिसाब से ये इस गेस्ट हाउस की 5वीं मंजिल के एक कमरे में घुसते हैं और करीब 3 मिनट तक बाहर नहीं आते हैं। इसके बाद ये दोनों इस कमरे के साथ बने 2 और कमरों में घुसते हैं। ऐसा करने के बाद ये गेस्ट हाउस से नजर चुराते हुए रफू चक्कर हो जाते हैं। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि इन कमरों के बेड के नीचे मोसाद द्वारा दिए गए अत्याधुनिक विस्फोटकों को फिट करके आए थे। सिर्फ इन्हीं 3 कमरों में विस्फोटक इसलिए लगाए गए थे क्योंकि ये इमारत का वो हिस्सा था जो हनिये को सबसे ज्यादा पसंद था। 20 मई 2024 आज ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है और मोसाद जानती थी कि उनके देहांत का शोक मनाने हजारों लोग आने वाले हैं, जिसमें हनिये भी जरूर शामिल होगा। मोसाद ने जैसा सोचा वैसा हुआ भी। हनिये शोक मनाने भी आया और पूरी रात गेस्ट हाउस में भी ठहरता है। इधर मोसाद हनिये को मारने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन पूरा ऑपरेशन एक झटके में खारिज करना पड़ता है क्योंकि आज गेस्ट हाउस में उम्मीद से भी ज्यादा लोग मौजूद थे और मोसाद उनको नुकसान पहुंचाकर ह्यूमन राइट्स फोरम पर अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहती थी। उधर मोसाद हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन को टालने की खबर से बेचैनी मचने लगती है क्योंकि हनिये की टर्की और ईरान दोनों के साथ करीबियां बढ़ती जा रही थी और अगर उसे जल्दी ही मारा नहीं गया तो वो हमास के लिए बहुत बड़ी मात्रा में फंड्स और हथियार दोनों इकट्ठा कर लेगा। ऐसा होने से इजराइल चाहकर भी हमास को धूल में नहीं मिला पाएगा। इसी कारण खून के लिए प्यासे शेर की तरह मोसाद अब हनिये को मारने का नया मौका तलाशने लगती है। 30 जुलाई 2024 2 महीने तक बेसब्री से मौका ढूंढने के बाद आज मोसाद के सितारे फिर चमकने लगे। मसूद पेजेश्कियां ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने को तैयार थे और हनिये भी आज इनके साथ खूब गले मिल रहा था। ईरान के राष्ट्रपति के इतना करीब पहुंचकर हनिये की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो आज फिर गेस्ट हाउस में अपने पसंदीदा 5वें फ्लोर पर ठहरा था। मोसाद के खबरी जो गेस्ट हाउस में दूर एक पहाड़ी जंगल में हनिये की सारी हरकत पे नजर रख रहे थे, वो मोसाद को बताते हैं कि हनिये कमरे में घुस चुका है और मोसाद बिना देरी किए 7 किलो का AI पावर्ड विस्फोटक फोड़ देती है। रात के करीब 2 बजे इस अंधेरे में अचानक रोशनी का उभार उठता है
और पूरा गेस्ट हाउस कांप उठता है। हनीय के साथ उसके कमरे में मौजूद उसका बॉडीगार्ड भी मारा जाता है। एक ही झटके में ईरान और हमास को जोड़कर रखने वाला हनीय मिट्टी में मिल जाता है। इस खबर से ईरान की सुरक्षा एजेंसियों में बवाल मच जाता है और इस ब्लास्ट की गहराई से जांच शुरू हो जाती है। जांच में सामने आता है कि मोसाद ने 3 कमरों में विस्फोटक लगवाए थे ताकि हनीय किसी भी हाल में बच न सके। यहाँ तक कि यह भी पता चला कि विस्फोटक को इस हिसाब से बनवाया गया था कि हनीय के अलावा आसपास के किसी कमरे को आंच तक भी न आए। इधर ईरान की सुरक्षा एजेंसियां खुद से ही सवाल करने लगती हैं, क्या कुछ भी मोसाद की नजरों से नहीं छुपा है क्या? उधर हमास का छोटे से लेके बड़ा सदस्य तिलमिला जाता है। आखिर उनका सबसे खास आदमी, उनके सबसे खास दोस्त ईरान में जो मार दिया गया था। दोस्तों, कुछ इस तरह इजराइल ने हनीय को रास्ते से साफ किया। अगर आपको मोसाद की कुशलता पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी अगली वीडियो में हम मोसाद या रॉ के कौन से कारनामों को कवर करें, कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।